शुरू करता हूँ कि मैं जो कुछ बातें रखूँगा, अगर आपको उसमें लगे कि मैंने कोई गलत बात बोली है आपकी समझ के अनुसार, तो अंत में मुझे जो है उससे प्रश्न करें ज़रूर। ऐसा ना हो कि जैसे मेरी बात जो कुछ मैंने करी आपने सुन ली और चले गए। जो भी आपको लगता है गलत बोला है उसको मुझे प्रश्न जरूर करें। पहली बात। दूसरी बात, भगत सिंह और पाश, मैं पहले पाश को ले लेता हूँ। पाश में या किसी भी व्यक्ति में जब आप उस व्यक्ति के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले आपको अपने ऊपर कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। वो क्या? वो ये मेहनत होगी कि आप सही प्रश्न उठाइए और उन प्रश्नों का उस व्यक्ति को सामने रख लीजिए। आप उसकी फोटो रख लीजिए पाश की, और आप प्रश्न बनाइए उस पाश के बारे में और उसको पूछिए। वो व्यक्ति आपके सामने नहीं फोटो, आपको समझिए कि वो आपके सामने जीवित बैठा है और प्रश्न पूछिए और वो जवाब देगा। आप इस तरीके से जानने की कोशिश कीजिए किसी भी व्यक्ति को। अगर आप जानना चाहते हो तभी आप जान पाओगे, वरना कभी नहीं जान पाओगे। मेरा जो अनुभव है पूरी जिंदगी का। ज़्यादातर लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि कोई भी व्यक्ति जिसका कहीं इतिहास में थोड़ा बहुत नाम है, उसका नाम जो है, अगर उसको वो जिंदा हो उसे पूछा जाए कि भी तू है क्या, क्या जवाब देगा वो? बात तो वो जानने की है ना। एक बात है कि वो मर गया, कुछ लिख के छोड़ गया, लिखा भी कुछ नहीं उसने, मान लो। बाकी और व्यक्ति जो उसके बाद आए उन लोगों ने इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया कि भाई ये तो ऐसा ऐसा था, इसने ये किया। अब ये दो बातें जो हैं कि वो व्यक्ति जिसके बारे में आप जानना चाहते हो उसको किसी तरह पूछो भाई तू क्या था, और वो जवाब दे, और एक आप इंटरप्रेट करना शुरू कर दो। कौन सी बात मानोगे आप? तो मैं तो ये समझता हूँ कि जिस भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हो ना, उसको मान लो सामने आपके खड़ा है, चाहे वो मर गया है। आप प्रश्न कीजिए, उससे उत्तर खोजने की कोशिश कीजिए कि क्या उत्तर होते उसके। पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक व्यक्ति कोई भी जो इतिहास में जिसका नाम है, उसकी जिंदगी का कोई एक आयाम नहीं होता, कई आयाम होते हैं। मैं एयरफोर्स में जब था 71-72 में, यहाँ से मेरी पोस्टिंग हो गई मद्रास। तो पढ़ने का मुझे शौक है शुरू से। तो वहाँ मैंने मद्रास में जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, कोनीमरा स्टेट लाइब्रेरी है, वहाँ गया मैं पहले दिन। तो बाहर मैं देख रहा था कि यार यहाँ किताबें किस किस तरह की है और कितनी के हैं। तो लाखों किताबें और पुराना सैकड़ों साल का पिछला रिकॉर्ड उस लाइब्रेरी में। तो सबसे पहला प्रश्न मैंने अपने आप को किया कि इतना कुछ यहाँ पढ़ा है, क्या मैं ये सारा पढ़ सकता हूँ? तो सिंपल सा जवाब मिला भी नहीं हो सकता ये। फिर अगला सवाल किया कि पढ़ूँ क्या? तो फिर उस सवाल का पहले उत्तर खोजा मैंने, मैं पढ़ूँ क्या? तो वहाँ फिर उत्तर मिला भी तू जितना पढ़ चुका है उसमें अगर तेरी संतुष्टि नहीं हुई, जो सवाल खड़े और हैं तेरे जानने के लिए, उनका उत्तर वहाँ से शुरू कर। तो वो तय करके फिर मैंने किताबें वहाँ से लेकर पढ़नी शुरू की। इसी तरह हर एक व्यक्ति को ये करना चाहिए। प्लीज़, आप अगर कुछ ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के बारे में विकसित होना चाहते हो तो यही तरीका मुझे तो समझ पाया अनुभव का, कि पहले असेस करो अपने आप को, आप जानते क्या हो, फिर आप क्या जानना चाहते हो भाई। अब जिससे हम आज यहाँ आए, अगर आप जाके थोड़ा सा 10 मिनट बैठ के सोचें कि यार आज जिस मीटिंग में मैं गया तो इससे मुझे क्या मिला, क्या मैंने पाया। मुझे याद आता है ये 83-84 की बातें, भगत सिंह की इसी तरह शहादत पे ये जन्मदिन पे हम प्रोग्राम किया करते थे। एक प्रोग्राम हमने एक उसमें किया अम्बाड़े कैंट में, जैन धर्मशाला, पता नहीं क्या धर्मशाला वो, उसमें। और उसमें जो मेन वक्ता था हमारा एसडी कॉलेज के प्रोफेसर साहब को, हिंदी के जो थे ना, वो वैरागी, क्या नाम था, वैरागी, वियोगी, वो मेन स्पीकर थे। आप सोचो उस दिन मैं सारे लोगों को इकट्ठा करके 100-150 लोगों को वहां लाया और वो मेन स्पीकर। अगर आज कोई मुझे कहे कि विरागी के लिए, सुनने के लिए, वियोगी के लिए तुम लोग इकट्ठा करके लाओ, क्या मैं कर सकता हूं? नहीं करूंगा, कभी नहीं कर सकता।
तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी चेतना को जैसे जैसे विकसित करोगे आपको चीज़ें बड़ी डिफरेंटली नजर आएंगी। वहीं ना खड़े रहो जहां हो पिछले सालों से, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें ना हम थोड़ी बहुत। अब इसमें पाश साहब की बात है। पाश साहब को मैं जो देखता हूं, दो हिस्सों में देखता हूं उसको। एक उसका कवि का हिस्सा है, एक उसका राजनीतिक हिस्सा है। राजनीतिक हिस्से में कहाँ सीपीआई सीपीएम से चलते हुए वो नक्सलवादी बनता है, बंदूक लेके रात को जो है ना खेतों के अंदर पड़ा है सर्दी के अंदर, वो सारी उसकी लिखते हैं। वो पढ़ने के बाद समझ पड़ी कि इसका जो राजनीतिक विकास हुआ ऐसे ऐसे हुआ। अब मेरा भी राजनीतिक विकास हो, जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको वैरागी वाली वियोगी वाली, वहाँ से आके आज मैं वर्कर सोशलिस्ट पार्टी का एक ऑर्गेनाइजर हूँ। मैं एक पार्टी संगठित कर रहा हूँ और जो मेरी पार्टी की राजनीति है उसको मैं सही समझता हूँ, वो राजनीति में लोगों में ले जाने के लिए काम करता हूँ। तो हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई अपना वो चुनना पड़ेगा। तो जो पास को मैंने अपनी पार्टी की राजनीति के तरफ से देखा तो मुझे क्या मिला उसमें? मुझे यह मिला कि पाश ने एक जगह यह कहा कि अगर मैं ट्रॉट्स्की को ना पढ़ता, ठीक है, तो मेरी ऑलमोस्ट मौत हो जाती सोचने के स्तर पे, लिखने के स्तर पे। वो ट्रॉट्स्की को जब उसने अंत में पढ़ा, उसने वो सारा जो मामला नक्सलवादियों के साथ राजनीतिक जुड़ाव का था वो छोड़ा और बाहर आया। उसमें से बाहर आके फिर और कुछ सारा कुछ लिखा उसने। तो जब मैं उसको कवि की उससे देखता हूं तो मैं कहाँ आ गया उसके राजनीति के तौर पे, कि राजनीति के तौर पे उसको ट्रॉट्स्की के पढ़ने के बाद ये समझ पड़ी कि जो पहले मैं राजनीतिक जिसमें भी था वहां से आगे आना है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट ले लो उसका कवि का। कवि के पार्ट को मैं कैसे देखता हूं? मैं उसको ऐसे देखता हूं कि जिस व्यवस्था के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, पूंजीवादी व्यवस्था के, पूंजीवादी व्यवस्था के दो आधार हैं मेन, एक पूंजी की सत्ता और दूसरी ईश्वर की सत्ता। तो पाश जो है लोगों को मानसिक तौर पे पूंजी की सत्ता के खिलाफ लड़ने के लिए और ईश्वर की सत्ता के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर रहा है। तो उसको मैं अपना पॉइंट मानता हूं। राजनीतिक तौर पे मैं उसको अपना वो नहीं मानता, उसको उस हद तक मानता कि मेरा सहायक है। वो ट्रॉट्स्की तक आया, उससे आगे नहीं बढ़ पाया, वो एक अलग बात है। 1988 में उनकी जो हत्या कर दी गई वो एक अलग बात है। जिंदा रहते तो पता नहीं राजनीति के तौर पे भी उनका क्या विकास होता, कुछ नहीं कह सकता मैं, लेकिन वो वहां तक आया। तो पोइट का जो रिलेशन है मेरी पार्टी के राजनीतिक विचार के अनुसार वो ये है कि वो एक राजनीतिक क्रांतिकारी कवि था। इस तरीके से पाश को मैं देखता हूं। अब भगत सिंह पे आते हैं। अगर भगत सिंह को समझना हो हमने तो वही तरीका जो मैंने बताया कि अपने सवाल खड़े करो पहले अपने दिमाग में, फिर उसको पढ़ना शुरू करो। अब जब आप उसको पढ़ना शुरू करोगे तो क्या मिलेगा? आप उसको जानने की कोशिश करोगे तो क्या मिलेगा आपको? आप एक लाइब्रेरी कंसीव करो। आज जितने भी लोगों ने हमने बातें की हैं, मान लीजिए इन सबको जो है वीडियो में रिकॉर्ड करके या कोई लेख लिख के लाइब्रेरी में रख दिए गए हैं। एक व्यक्ति भगत सिंह के बारे में जानना चाहता है, वो क्या करेगा? वहां लाइब्रेरी में जाएगा ना। उससे पहले जैसे मैंने वो दूसरी उदाहरण दी अपनी मद्रास वाली, उसको सवाल खड़े करने होंगे, फिर वो उन किताबों में से कोई किताब चुन लेगा और जो प्रश्न उसके दिमाग में खड़े हैं उसके अनुसार उसको पढ़ने की कोशिश करेगा। अगर उसके दिमाग में सवाल नहीं है तो फिर क्या होगा? सबसे पहले ये सोचो, वो कितना समय बर्बाद करेगा उन सारी जितनी भी गंदगी उन किताबों के अंदर लोगों ने लिख लिख के पढ़ रखी है, वो कर रखी है, उस सारी को पढ़ेगा? वो नहीं पढ़ेगा। अगर उसमें जानने की क्यूरियोसिटी है तो। अगर क्यूरियोसिटी नहीं है फिर तो बात ही खत्म है, फिर तो वो जाएगा नहीं लाइब्रेरी। अभी यहाँ मैं लाइब्रेरी का मेंबर हूँ, वहाँ मैं देखता हूँ उनका रजिस्टर कितने लोग हैं किताबें लेते हैं वहाँ से पढ़ने के लिए, या किताबें जो मैं पढ़ने के लिए लाता हूँ उस पर एंट्री होती है ना, फलाने आदमी ने पहले इतने इस समय पे ली थी और इतने में रिटर्न की। उनमें 2-2 4-4 एंट्रियाँ मुश्किल से होती हैं किताब में। 2.5-3 लाख की आबादी लोगों को कैटर करने के लिए आई है लाइब्रेरी। तो सवाल ये है कि जो आप पढ़ोगे पहले उसका प्रश्न खड़ा करो अपने दिमाग में। ठीक है, अब आते हैं भगत सिंह पे कि जब आप सवाल खड़ा हो, मैंने क्या किया? मैंने भगत सिंह को पूछा कि भाई तेरी
इस ब्रह्मांड को समझने की विचारधारा क्या है, कैसे समझता है तू इस ब्रह्मांड को। तो वहां पे जितने भी इंटरप्रेट करने वाले थे उसको, उनमें से किसी एक की बात से कोई जवाब नहीं मिला। जिस तरह आज जितने भी लोगों ने हमने बात किया, क्या हमने बात की ऐसे कि भी भगत सिंह की हम ब्रह्मांड को समझने की क्या विचार रखते, नहीं की। इस तरह जब कोई पढ़ने जाएगा लाइब्रेरी में तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। हम में से अगर लाइब्रेरी में कोई जाए, कभी इस तरह सोच के जाता है? कभी नहीं जाता। तो मैं पार्टी के तौर पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से आप अपना विकास कर सकते हो। तो भगत सिंह ने सबसे पहले उसको सवाल जब आप पूछोगे कि भी तेरी इस ब्रह्मांड को समझने की विचारधारा क्या है, तो उसके लिए कृपा करके किसी की बात मत सुनो, कृपा करके कोई किताब किसी दूसरे ने लिखी है उसके बारे में वो मत पढ़ो, भगत सिंह को ही पढ़ो सिर्फ, और उसमें से उसका उत्तर खोजने की कोशिश करो। फिर क्या मिलेगी आपको? वो चाहे, उनका नाम तो नहीं मुझे याद आ रहा मेरे, ड्रीमलैंड की भूमिका किसने लिखी थी? रामचरण भी एक क्रांतिकारी हुआ करते थे। उनको जेल हो गई, वो मद्रास में कहीं जेल में थे। वहां से उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस था सारा, उसका जो कुछ उन्होंने किया था वो लिखा कविताओं के रूप में। ड्रीमलैंड उस किताब का नाम था। तो रामचरण ने भगत सिंह को भेजी, वो भगत सिंह भी जेल में थे, कि भाई इसकी भूमिका लिख। अब भगत सिंह कहते हैं कि यार मेरा तो काम था ही नहीं, आज तक कभी मैंने कविता वविताओं पे तो ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो एक राजनीतिक वो रहा हूं। तो उन्होंने फिर कविताओं के बारे में भी जो कुछ भी समझ उन्होंने बन सकती थी, वो किताबें आपको शायद पता होगा, वो लाइब्रेरी वाले कौन थे, वो जो भेजा करते थे उनके पास, बाकायदा जेल में किताबें मंगा के पढ़ के फिर वो भूमिका लिखी ड्रीमलैंड। वो भूमिका अगर आप पढ़ो तो आपको पता चलता है भी कविता के बारे में भी भगत सिंह की क्या ज्ञान था। अगर भगत सिंह को ऐसे कवि आप जानना चाहते तो वो ड्रीमलैंड की भूमिका पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। ये बात दूसरे जो इंटरप्रेट करने वाले हैं वो कोई नहीं बताएगा आपको, ये सिर्फ भगत सिंह खुद बता रहा है आपको। क्यों नहीं पढ़ते भाई? तो कवि वाला पार्ट एक तरफ सोच देते हैं, तो उसमें से हमें मिलती है उसकी जो इस ब्रह्मांड को देखने की, समझने की जो वो है तरीका, वो मिलता है। वो क्या है? दो चल रहे थे, जैसे एक साथी ने भाववाद और पदार्थवाद जो बात बताई, तो वो भाववाद को बिल्कुल एक पास किनारे कर देता है और वो कहता है ब्रह्मांड को समझने की आपको पता चलेगा कि ब्रह्मांड को अगर समझना है तो आपको पदार्थवादी फलसफा जो है, पदार्थवादी जो फिलोसफी है, जो पदार्थवादी दर्शन है, उसको समझना पड़ेगा। एक और इसमें बात जोड़ लो आप, वो है कि भगत सिंह की जो उम्र थी सिर्फ 23 साल थी जब ये सारा कुछ कर गया। वो अगर वो और समय जिंदा रहता तो जो ये बात उसने उसकी लेखों में हमें मिल जाती है पदार्थवाद, तो आगे भी विकसित करता। हो सकता है कि वो जहां मार्क्सवाद आता है पदार्थवाद को लेके, उससे आगे भी कोई नई बात हमें समझ पड़ जाती या और बारीकी से उस बात को समझा पाता वो हमें। तो वो उसकी हम ये समझें कि उम्र के कारण वो वहीं तक आ पाया, उससे आगे नहीं आया। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं भगत सिंह को मानता हूं तो पदार्थवाद की फिलॉसफी को वहां तक मानते उसे आगे जानने की कोशिश करनी चाहिए मुझे। भगत सिंह को अगर आपने समझना है या भगत सिंह को लेके किसी को कुछ बात बतानी है तो कम से कम ये बातें जाननी पड़ेंगी दोस्तों। क्या बताओगे अदरवाइज भगत सिंह के बारे में आप? सारे के सारे, चाहे जनसंघी है, चाहे सीपीआई, चाहे सीपीएम है, चाहे कांग्रेस, सारे मना रहे हैं भगत सिंह। ये एंटी टेररिस्ट वाला शांडल है, ये भी मना रहा है भगत सिंह का। तो क्या भगत सिंह वो है जो सारे लोग बोल रहे हैं? भगत सिंह तो एक ही हो सकता है, एक ही बात है उसकी, और उसको जानने के लिए किसी दूसरे की मत सुनो, खुद उसको जानने की कोशिश करो। तो पदार्थवाद भगत सिंह का ब्रह्मांड को समझने का तरीका था। ये नास्तिक क्यों में लिखता है? वो कहता है भाई मैं अगर नास्तिक हूं, ये कोई मेरा वो नहीं है, अहम नहीं है, या मैं बेवकूफ नहीं हूं, ये तो मेरा एक सोचने का तरीका है।
उस तरीके से जब मैं चीज़ों को बारे में सोचता हूँ, जानता हूँ, तो मैं इस निर्णय में पहुँचता हूँ कि कोई विश्व शक्ति नहीं है, कोई जो है ईश्वर विश्व का मामला नहीं है ये। ठीक है, यही पदार्थवाद कहता है। और पदार्थवाद आगे मार्क्स जो विकसित कर गया, उसमें और कई चीज़ें हमें पता चलती, क्योंकि भगत सिंह उम्र कम थी, इसलिए वो वहाँ तक। लेनिन के सामने ये समस्या आई थी कि मार्क्स ने जो मार्क्सवाद के बारे में लिखा, जो दूसरे फिलोसोफर थे सारे, उन्होंने उसको क्रिटिसाइज करके कंडेम करने की कोशिश की, तो लेनिन को क्रांति के दौरान लिखना पड़ा लेख एक इंपेरियल क्रिटिसिज्म, ये कुछ ऐसा सा नाम है उसका, जिसमें कि उसने जितने भी फिलोसोफर थे जो क्रिटिसाइज कर रहे थे मटेरियलिज्म को उस वक्त, उन सबको जो है एक एक को नंगा करके रिजेक्ट किया। तो भगत सिंह भी अगर जिंदा रहता और उस रास्ते पे चलता रहता, तो उसे भी हो सकता है कि यहाँ जो कुछ भी झक मार रहे हैं आज हम, इसके बारे में लिखना पड़ता, लिखता हो। तो इसलिए पहली बात जो सवाल अगर आप खड़ा करेंगे भगत सिंह के बारे में कि भाई तेरा दृष्टिकोण क्या है इस ब्रह्मांड को समझने का, तो ये समझ लो कि पदार्थवाद है। आगे चलें। अब आता है उसे पूछें कि भाई तू ये जो पहले टेररिस्ट था, बंदूक लेकर मार रहा था लोगों को, उसके बाद तू जेल गया, इस सारी चीज़ों को समझने के करने के बाद तेरी राजनीति क्या थी? हर एक आदमी की कोई ना कोई राजनीति होती है ना, कि तेरी राजनीति क्या थी? ये सवाल खड़ा करो उसके सामने, पूछो उससे, फिर क्या पता चलेगा आपको? फिर ये पता चलेगा आपको, अगर आप पारिवारिक उसमें देखना चाहते हैं कॉन्टेक्स्ट में, तो पहली बात आपको ये पता चलेगी कि आपको अपना परिवार जो है ना, उसके जितने भी स्वार्थ हैं, जो कुछ भी परिवार के रिश्ते आते हैं, वो सारे तोड़ने पड़ेंगे। अगर भगत सिंह की राजनीति को जानना है, समझना और कुछ करना है, तो उसके लिए ये बात पहले आपको समझनी पड़ेगी कि भाई परिवार का मामला खत्म। यही काम लेनिन ने कर रखा था। उसके भाई को फांसी हो गई थी, लोग कहते थे यार तू जार को मरवा, तेरे भाई को मार दिया उसने। वो कहता नहीं, जार को मारने का मतलब नहीं है, हमने तो उसकी जिस जो माँ उसको पैदा कर रही है ना, उस माँ को मारना, उस व्यवस्था को मारना जो जारों को पैदा करती है। मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले राजनीति में तो ये सोचना पड़ेगा भी करना क्या है, मैंने क्या मेरा लक्ष्य है। पहला उसने परिवार से सब